तो पहली बात तो ये जिनके ग्रुप 2 के पेपर बचे हैं भाई, फुट लो यहाँ से, वीडियो देखने की जरूरत है ही नहीं, हालांकि देखना ही नहीं है। दूसरी बात है, बस जिनका ग्रुप 1 का पेपर था और वो खत्म हो चुका है, भाई साहब मजे ही मजे है तुम्हारे अभी तो। बस एएफएम के बारे में बात नहीं करेंगे, वो दरवाजे नहीं खोलेंगे। ठीक है सर, ऑडिट के बारे में बात करेंगे। ऑडिट का पेपर रिव्यू अगर बताऊं तो एवरेज जो बच्चों से आया है, बच्चे बोले कि एवरेज पेपर था सर। तो देखते हैं डिस्क्रिप्टिव पोर्शन का जो सजेस्टेड आंसर है वो कल परसों तक मैं अपलोड कर दूंगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे सर फटाफट। केस स्टडी तो मैंने पूरी पढ़ी है, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी आपने भी पढ़ी है। अभी ऐसी बात है, सीधा एमसीक्यू के ऊपर जंप करते हैं। पहले एमसीक्यू था, एमसीक्यू का सीक्वेंस चेंज हो सकता है, आप देख लो आपके कोड के हिसाब से। पहले एमसीक्यू जो मेरे पास है वो ईक्यूसीआर के बारे में बात करता है, ईक्यूसीआर एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू के बारे में बात करता है। हालांकि केस स्टडी में ज्यादा कुछ कंटेंट नहीं दिया है, बट क्वेश्चन जो एमसीक्यू जो डिजाइन किया है ना, वो ऐसे डिजाइन किया है कि एमसीक्यू के जो 4 ऑप्शन है वो हमने परफॉर्म किए हैं क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू में। तो बताओ कि उसमें से लैप्स वाला पॉइंट कौन सा है, मतलब जो सही नहीं है वो पॉइंट कौन सा है, ऐसा बताओ। तो ठीक है, तो EQCR ने रिव्यू किया एफएस का ऑडिट रिपोर्ट का, तो सही चीज है भाई। 3 नंबर का ऑप्शन दिया है जो बात करता है कि EQCR ने डिसएग्री किया है, तो डिसएग्री किया है तो कोई बात नहीं। 4 नंबर का पॉइंट बात करता है कि EQCR ने बस सिग्निफिकेंट मैटर को रिव्यू किया है, सारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को नहीं किया है। तो भाई सारे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन ऑडिट थोड़ी कर रहा है, रिव्यू कर रहा है ना, तो बड़ी बड़ी चीज को ही रिव्यू करेगा। तो पॉइंट नंबर 2 जो है ना, 2 नंबर का पॉइंट बात करता है कि उसने डिड नॉट स्पेसिफिकली इवेल्युएट नहीं किया है कि एंगेजमेंट टीम का जो इंडिपेंडेंस का असेसमेंट था उसको नहीं देखा है। तो भाई ये चीज गलत है, ये चीज उसने करनी चाहिए थी, ये चीज नहीं करी है, इसका मतलब वो लैब से रिव्यू में। सिंपल सी चीज थी भाई, होपफुली सबने इसको करेक्ट किया होगा, किसी का गलत नहीं गया होगा। फिर बात करते हैं दूसरा जो एमसीक्यू मेरे पास है, वो शो कॉज नोटिस के बारे में बात करता है। शो कॉज नोटिस आया था कंपनी को, जिसका ऑपरेटिंग एस्पेक्ट, कंपनी के ऑपरेटिंग एस्पेक्ट के ऊपर ये आ जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर नहीं आता है। तो डू नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट वाले जो पॉइंट्स आते हैं उसमें आ जाता है, डू नॉट हैव डायरेक्ट इफेक्ट ऑन एफएस। तो उस केस में अपन क्या करेंगे, लिमिटेड प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, जैसे इंक्वायरी इंस्पेक्शन वाली चीज आ जाती है। तो ये एमसीक्यू ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, बाकी एमसीक्यू पढ़ने की भी जरूरत नहीं है ज्यादा। हाँ, ये एमसीक्यू जो 3 नंबर का है वो थोड़ा सा अच्छा एमसीक्यू है। बात क्या होती है देखो, बात मोटा मोटी इतनी होती है कि एक कंपनी, हमारी कंपनी ने दूसरी कंपनी को लोन दिया है, ऊपर लिया है कि इंटरेस्ट फ्री लोन वगैरह वगैरह सारी चीजें, लोन दिया है। चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि लोन दिया है हमने कंपनी को, सामने वाली कंपनी में हमारे कंपनी के एमडी की वाइफ जो है वो शेयर होल्डर है। ठीक है, ये चीज आ जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको पूछा है कि कारों के लिए तुम्हारा रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट क्या है। सर 2 चीजों में बच्चों का आंसर यहाँ पे गड़बड़ हुआ होगा, एक होता है 185 186, एक होता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का जो क्लॉज है ना कारों का, वो बात क्या करता है, बात करता है कि 177 एंड 188 के सेक्शन को कंप्लाई किया कि नहीं, उसके हिसाब से बात करो। सर अब सेक्शन 177 किसके बारे में बात करता है, ऑडिट कमिटी का अप्रूवल रिलेटेड टू रिलेटेड पार्टी, मतलब 177 ऑडिट कमिटी के बारे में बात करता है, तो रेफरेंस कहाँ पे आता है, रिलेटेड पार्टी का अप्रूवल। 188 कहाँ पे आ जाता है सर, 188 मेरे हिसाब से बोर्ड का अप्रूवल के बारे में बात करता है, मतलब वो सेक्शन ही रिलेटेड पार्टी का है, उसमें से बात करता है कि बोर्ड ने सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स को अप्रूव करना चाहिए। फिर कुछ केसेस में शेयर होल्डर का अप्रूवल जाएगा वगैरह वगैरह। सर अगर हम पॉइंट नंबर सी की बात करें, ऑप्शन नंबर सी की बात करें, तो ऑडिटर शुड रिपोर्ट दिस अंडर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्लॉज ऑफ कारो ओनली इफ ट्रांजेक्शन वाज नॉट एट आर्म्स लेंथ रिगार्डलेस ऑफ सेक्शन 185 कंप्लायंस। तो 185 को अगर साइड में करे तो रिलेटेड पार्टी में तुम्हारा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, वो चीज मुझे बताओ। ठीक है, तो वैसे तो मुझे आप पूछोगे तो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप केस स्टडी में अगर पढ़ोगे तो केस स्टडी में लिखा है कि बाईपास किया है, मतलब अप्रूवल नहीं लिया है, तो अप्रूवल नहीं लिया है तो नॉन कंप्लायंस हो जाता है। बट यहाँ पे एमसीक्यू जो उन्होंने डिजाइन किया ना, ओनली इफ द ट्रांजेक्शन वॉज नॉट एट आर्म्स लेंथ, ये चीज अलग है। 188 में अगर हम बात करेंगे तो सारे ट्रांजेक्शन के ऊपर लेना है, तुम्हारा आर्म्स लेंथ हो या नहीं हो। तो इस वजह से मेरे हिसाब से ये ऑप्शन तुम्हारा सही नहीं होता है, मतलब ये ऑप्शन तुम्हारा कट जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बस आर्म्स लेंथ के बारे में बात होती है। ठीक है, लॉजिकली समझ में आ गई चीजें। सर तो इमटेरियल पहला ऑप्शन है, इमटेरियल मटेरियल एक कारों में नहीं होता है, कारों में सब कुछ रिपोर्ट करना होता है। फिर बात आती है कि ऑप्शन डी के बारे में कि उसकी स्पाउस इन्वॉल्व है, डायरेक्टर खुद इन्वॉल्व नहीं है, तो सेक्शन 185 ट्रिगर ही नहीं होता है।
तो सर सेक्शन 185 क्या बात करता है? प्रोहिबिशन ऑफ कंपनीज, प्रोहिबिशन ऑफ लोन टू कंपनीज वेयर डायरेक्टर और हिज रिलेटिव इज इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड वगैरह ऐसा कुछ वर्डिंग रहेगा एक्चुअल में लॉ का। तो बात क्या होती है, दूसरे कंपनी को तुम क्या कर रहे हो, लोन दे रहे हो, उसको प्रोहिबिट किया है जहाँ पे डायरेक्टर खुद या उसके रिलेटिव इन्वॉल्व है, बात खत्म। तो यहाँ पे डायरेक्टर के साथ में रिलेटिव्स भी आते हैं तो 185 ट्रिगर हो जाता है। तो एज फार एज माय ओपिनियन, मेरा ओपिनियन के हिसाब से 185 186 को कंप्लाई नहीं किया है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बस इतनी सी बात है। टू द एक्सटेंट कहीं मुझे भी लगा था कि रिलेटेड पार्टी का सही होना चाहिए, बट एक वर्डिंग के हिसाब से मुझे लगता है कि ये सही नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर एमसीक्यू नंबर 4 के बारे में बात करते हैं कि फायर वाला केस था, फायर वाले केस में अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन के बारे में बात करता है कि ही शुड इशू क्वालिफाइड ओपिनियन डेटिंग न्यू रिपोर्ट नेशनल इन्वेंट्री लॉस वगैरह 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 सारी चीज़ें आ जाती है। बात क्या हो जाती है कि उसने टीसीडब्ल्यूजी को नोटिफाई करना चाहिए था कि वो एफएस को इशू मत करे थर्ड पार्टी को, अगर नहीं किया है तो, ठीक है। केस स्टडी मैंने पढ़ी है, मुझे अभी थोड़ा सा याद नहीं कि क्या पढ़ा था मैंने। उसमें एक बात होती है कि अगर हमने इशू, हम देख नहीं रहे क्योंकि वो लैग हो जाता है थोड़ा, फटाफट घुमाएंगे तो हम क्या करते हैं, हमने ऑडिट रिपोर्ट दे दिया, अभी टीसीडब्ल्यूजी के पास है। अगर टीसीडब्ल्यूजी ने आगे नहीं दिया है तो अपन क्या करेंगे, टीसीडब्ल्यूजी को बोलेंगे कि भाई अब तुम क्या करो, इस ऑडिट रिपोर्ट को आगे इशू मत करो थर्ड पार्टी को इशू मत करो, और अगर इशू किया है तो टेक स्टेप टू प्रिवेंट रिलायंस ऑन द रिपोर्ट, ठीक है। तो अपन चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि इसके ऊपर आप ये मत करो, रिलाई मत करो। तो सिंपल सी बात है, ये भी किसी का गलत नहीं हुआ होगा, सब सही हुआ होगा यहाँ तक की। फिर बात आती है कि अपन ने क्या किया है, एक्सटर्नल जो एक्सपर्ट था वो एक्सटर्नल एक्सपर्ट के वैल्यूएशन के रिपोर्ट के ऊपर अपन ने रिलाई किया है। तो सिंपल सी बात होती है कि ये अप्रोप्रिएट क्या स्टेटमेंट है हम बात करेंगे। गिवन केस में हमने क्या किया था, मतलब ये ऑडिटर ने क्या किया था, उसके जो कुछ तो अकाउंटिंग एस्टिमेट या कुछ तो नंबर कुछ तो चीज़ थी ना, एक मिनट, मैं चेक कर ही लेता हूँ, एक मिनट कौन सा था, उसके ऊपर रिलाई कर दिया था डायरेक्टली। दो चीज़ थी, डिस्काउंट रेट और ग्रोथ एजम्पशंस, उसको उसने ड्वेल नहीं किया था, ठीक है। डिस्काउंट रेट एंड ग्रोथ एजम्पशंस, तो उसके एजम्पशंस एस्टिमेट्स वो जो चीज़ थी उसके ऊपर उसने क्या किया था, रिलाई कर दिया था। तो ये चीज़ क्या हो जाती है भाई साहब, गड़बड़ हो जाती है। क्यों गड़बड़ हो जाती है, आपने देख लिया। हाँ, तो दूसरे ऑप्शन में उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि सीए राजा फेल टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड बिकॉज ही डिड नॉट इवेल्युएट एडुकेसी ऑफ एक्सपर्ट्स वर्क विच इंक्लूड्स इवेल्युएटिंग रिलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ एक्सपर्ट सिग्निफिकेंट एजम्पशंस एंड मेथड्स। जी सर, हम जब ऐसे पढ़ते हैं तो ये लाइन देख के ही ऐसे याद आना चाहिए कि भाई साहब ये तो तुमको याद तो करना नहीं है, ये तो यहाँ पे दिया है। तो सिंपल सी बात है, फेल टू मीट द रिक्वायरमेंट, तो ये ऑप्शन करेक्ट है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है सर। फिर दूसरा केस स्टडी था हॉरिजॉन टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड का, एमसीक्यू नंबर 6 के ऊपर आ जाते हैं। सिक्योरिटी ब्रीचेस के बारे में बात करते हैं, सिक्योरिटी ब्रीचेस के बारे में ठीक है। सिंपल सी चीज़ थी, चेयरमैन का जो था वेलिंग था, एसएमएस से जो होता है स्मैशिंग होता है, और कॉल से जो होता है विशिंग होता है, तो बात खत्म। ये इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, मतलब जिसने पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा है वो कुछ भी छेप के आ जाए, हमको क्या जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है टाइप 2 ऑडिट रिपोर्ट। टाइप 2 ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिटर ने किसी और का ऑडिट, टाइप 2 ऑडिट रिपोर्ट का यूज़ किया है, तो यूज़ किया है तो असिस्टेंट जो था, असिस्टेंट ने उसमें क्या किया है, रिमार्क में डाल दिया कि अपन ने क्या किया है, उसका ऐसा यूज़ करके ऐसे किया है। तो उसने करेक्ट किया है क्या भाई, उसने करेक्ट तो नहीं किया है। तो रेफरेंस जो दिया है, रेफरेंस नहीं देना होता है अनमॉडिफाइड रिपोर्ट में, तो उसने दिया है सर, बट सर 4 नंबर के पॉइंट में तो ऐसा लिखा है ना कि क्वालिफाइड अगर होता है तो तुमने क्या करना चाहिए, रेफरेंस परमिटेड है, तो 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट आना चाहिए, क्योंकि रेफरेंस में क्वालिफाइड है तो परमिटेड है। तो ऐसे नहीं है भाई, क्यों, क्योंकि केस स्टडी में ही खुद उन्होंने दिया है कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इशू किया, अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है। कहाँ पे लिखा है सर, मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। ये देखो सर, अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट यहाँ पे लिखा है, तो अगर उसने लिखा है तो उस पॉइंट में जाने की कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। तो क्यों जाएंगे भाई साहब वहाँ पे, जाके दरवाजा अपने लिए बंद ही है, खुले ही नहीं है सर, क्यों जाएंगे। फिर बात आती है, तो पॉइंट नंबर इस एमसीक्यू में क्या है कि रेफरेंस शुड बी रिमूव करना चाहिए था,
और एडिशनल प्रोसीजर वगैरह परफॉर्म करनी चाहिए थी, क्योंकि अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट था। तो ये भी बहुत ही आसान सी चीज़ थी, इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी। फिर बात करते हैं सर इंटरनल ऑडिट फंक्शन के बारे में। इंटरनल ऑडिट फंक्शन का जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर इंटरनल ऑडिट फंक्शन का यूज़ कर रहा है, बस इतनी सी बात होती है। तो इसमें 3 टास्क परफॉर्म किए हैं इंटरनल ऑडिट फंक्शन ने, तो करने चाहिए थे कि नहीं करनी चाहिए थी, बस इतनी सी बात आती है। एक तो पहली बात आती है कि सारे असाइन टास्क है वो अप्रोप्रिएट है, जो 3 टास्क असाइन किए थे वो सारे अप्रोप्रिएट है। 3 टास्क में क्या था सर? ट्रांजेक्शन को ट्रेस करना, हार्डवेयर का काउंट करना एंड गोइंग कंसर्न को इवेल्युएट करना। तो सबसे पहले बच्चे बच्चे को पता है कि गोइंग कंसर्न तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन को देना नहीं चाहिए था। ठीक है सर, तो अपन ये चीज चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन में गोइंग कंसर्न को अप्रोप्रिएट नहीं बोला है। तो चलो नीचे आ जाओ। बोले कि ट्रांजेक्शन ट्रेस करना, हार्डवेयर काउंट, यही इनअप्रोप्रिएट है, तो ये तो ऑप्शन नहीं जाएगा। सी एंड डी में देखते हैं, ओनली गोइंग कंसर्न इज इनअप्रोप्रिएट, ये ऑप्शन हो सकता है। बोले कि गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है। और ऑप्शन डी बात करते हैं कि ओनली ट्रेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड हार्डवेयर काउंट आर अप्रोप्रिएट, मतलब इनडायरेक्टली ऑप्शन डी में उन्होंने बता दिया है कि गोइंग कंसर्न इनअप्रोप्रिएट है, ट्रेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड हार्डवेयर काउंट जो है वो अप्रोप्रिएट है। सर तो सी एंड डी में से ऑप्शन हो सकता है। सी में क्या बोला है फिर से एक बार पढ़ते हैं। ओनली द इवेल्युएशन ऑफ गोइंग कंसर्न इज अप्रोप्रिएट, हाउएवर द इंटरनल ऑडिटर्स कैन परफॉर्म हार्डवेयर काउंट्स ओनली इफ सीए विकी प्रोवाइड्स डायरेक्ट असिस्टेंस सुपरविजन थ्रू आउट द प्रोसेस। ओके, ऐसा क्यों बोला है सर इन्होंने? क्योंकि केस स्टडी में ऐसा लिखा है कि हार्डवेयर काउंट जो है ना, वो हार्डवेयर काउंट हाई वैल्यू का है। हाई वैल्यू का है तो इंटरनल ऑडिटर को कैसे देंगे? तो सर या तो सी ऑप्शन आएगा या तो डी ऑप्शन आएगा। ओहो, डी ऑप्शन में कुछ गलत है क्या? देखो, ओनली द ट्रेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड हार्डवेयर काउंट्स आर अप्रोप्रिएट, द इवेल्युएटिंग गोइंग कंसर्न assumptions इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट जजमेंट एंड इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर। तो भाई डी ऑप्शन तो पूरा करेक्ट लग रहा है मुझे सर, बट सी ऑप्शन भी तो करेक्ट है ना, क्योंकि इवेल्युएट कर रहा है बस गोइंग कंसर्न is inappropriate. Only evaluation of going concern is inappropriate. However, internal auditors can perform hardware counts only if CA provide direct assistance supervision throughout the process. क्योंकि सर हाई वैल्यू है, हार्डवेयर काउंट जो है हाई वैल्यू है। बस मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आप ऐसे में जाओ, ऐसे में जाके आपको यहाँ पे दिखेगा कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन का यूज करते समय 3-4 उन्होंने काम दिए, 5-6 काम दिए उन्होंने। उसमें से 2 तुमको देखेगा, ट्रेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड तुमको इन्वेंटरी काउंट को वेरीफाई करना। तो ये दोनों काउंट परमिसिबल है, ठीक है। तो ये दोनों काम अपन दे सकते हैं, मतलब ये दोनों काम अप्रोप्रिएट है। गोइंग कंसर्न नहीं दे सकते क्योंकि वो गोइंग कंसर्न सिग्निफिकेंट जजमेंट का पार्ट बनता है। यहाँ तक क्लियर है? तो सर हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन का क्या करेंगे? हाई वैल्यू है ना, वो कैसे देंगे? सर अगर ऐसे नहीं बोला है कि परफॉर्म इन्वेंटरी काउंट, अगर अपन उसको दे सकते हैं, तो ऐसे ने ये नहीं बोला है ना कि हाई वैल्यू है तो ये करो सर, बट हाई वैल्यू है तो सिग्निफिकेंट जजमेंट होता है ना, तो कोई बात नहीं। उसी ऐसे में अगर आप हमारे नोट्स में जाके नीचे देखते हो तो सिग्निफिकेंट जजमेंट का अलग से क्वेश्चन है। सिग्निफिकेंट जजमेंट में 5 पॉइंट आ जाते हैं, उसमें से गोइंग कंसर्न वगैरह है। तो उसमें जाके देखो कि कहाँ पे हाई वैल्यू है क्या। हाई वैल्यू ऐसे नहीं है, वो अलग चीज आ जाती है कि रिस्क असेसमेंट के बारे में बात करता है, रॉम के बारे में बात करता है, फिर वो दूसरी चीजों के बारे में बात करता है, ठीक है। वो हाई वैल्यू के बारे में बात नहीं करता है, तो हाई वैल्यू सिग्निफिकेंट जजमेंट भी नहीं बनता है। इसी वजह से सर डी पॉइंट इज करेक्ट हो जाता है। और ऐसे ने ऐसा भी नहीं बोला है कि भाई कि डायरेक्ट असिस्टेंट एंड सुपरविजन थ्रू आउट द प्रोसेस करना है, ऐसा कुछ ऐसे ने बोला नहीं है। तो मेरे हिसाब से इन्वेंट्री का काउंट कर सकता है, हार्डवेयर का काउंट कर सकता है, तो इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई साइड। फिर बात आती है कि एक सीए है, उसको WTD होल टाइम डायरेक्टर का पोजीशन ऑफर हुआ है ट्रस्ट में, तो क्या वो ज्वाइन कर सकती है क्या? सर स्पेसिफिक परमिशन एंड जनरल परमिशन। सर स्पेसिफिक परमिशन में हमने देखा है कि MD WTD क्या था वो वर्डिंग क्या था? बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट में MD WTD बन सकती है, हालांकि उसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वगैरह की कुछ बात होती थी। सर तो पहला पहला MCQ बोलता है कि शी होल्ड्स नो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो भाई सही बात है। एंटिटी भी नॉन प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है नॉन प्रॉफिट है इससे फर्क नहीं पड़ता, बॉडी कॉर्पोरेट वर्डिंग है, ठीक है। शी कैन एक्सेप्ट रोल विदाउट एनी नोटिफिकेशन टू इंस्टीट्यूट, लेकिन सर सही तो है, वो ज्वाइन कर सकती है, बट ऐसे नहीं, क्योंकि ये स्पेसिफिक परमिशन का हिस्सा है, जनरल परमिशन का नहीं। जनरल परमिशन होता तो यहाँ पे
कवर हो जाता, बट यहाँ पे कवर नहीं होगा क्योंकि स्पेसिफिक परमिशन में आता है, इसी वजह से ऑप्शन ए नहीं जाएगा। तो ऑप्शन सी जाएगा क्योंकि सी में एक्सेप्ट द रोल ऑफ WTD ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग स्पेसिफिक एंड प्रायर अप्रूवल, क्योंकि स्पेसिफिक परमिशन का हिस्सा बन जाता है। सर बी क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो रिजाइन करेगी एंड फिर वो क्या करेगी, फुल टाइम में जाएगी। ऐसे नहीं है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, फुल टाइम प्रैक्टिस एंड फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। तो प्रैक्टिस में तो है ना, तो रिजाइन करने से कुछ फर्क है क्या? यहाँ पे लिखा है ना फुल टाइम कैन नॉट साइमल्टेनियसली फुल टाइम प्रैक्टिस फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट, ये सब तो लिखा है, तो ये पॉइंट ही गलत हो जाता है। ठीक है, परमिटेड टू एक्सेप्ट अंडर जनरल परमिशन, जनरल परमिशन का हिस्सा नहीं है, स्पेसिफिक परमिशन का है। तो सिंपल सी एक ही चीज थी कि ये पॉइंट स्पेसिफिक परमिशन में आता है, बात खत्म, इतना ही था। तो स्पेसिफिक परमिशन के लिए स्पेसिफिक प्रायर अप्रूवल चाहिए। केस स्टडी में आ जाते हैं अगले, BRSR वाला केस स्टडी था, स्टर्लिंग एंड कंपनी LLP का लिस्टेड एंटिटी। लिस्टेड एंटिटी के बारे में बात करते हैं, सीधा MCQ के ऊपर आ जाते हैं। सर बात करते हैं कि बंदे ने क्या किया है, मेंबर्स, बंदे नहीं कंपनी ने मेंबरशिप लिया है, एसोसिएशन में मेंबर बन चुके हैं और इनपुट प्रोवाइड कर रहे हैं मिनिस्ट्री को इनपुट्स प्रोवाइड करें। तो भाई साहब तुम बता दो कि इसको डिस्क्लोजर कैसे जाने का है और इसके इंडिकेटर कौन से आ जाते हैं। तो भाई साहब मेंबरशिप लिया है, तो मेंबरशिप तो तुम्हारा मैंडेटरी डिस्क्लोजर में, मैंडेटरी में आ जाता है, इसेंशियल इंडिकेटर में आ जाता है। ठीक है, तो हमको क्या देखना है कि मेंबरशिप इसेंशियल में है क्या, मेंबरशिप लीडरशिप में है तो ये नहीं आएगा, मेंबरशिप लीडरशिप में है तो ये नहीं आएगा, मेंबरशिप इसेंशियल में है, मेंबरशिप इसेंशियल में है, तो सी या डी में से एक आएगा। ऐसे हमने चेक करना होता है। दूसरी चीज अपन क्या करेंगे, इनपुट जो प्रोवाइड करे हैं वो तुम्हारे किस में आने चाहिए, लीडरशिप में, इसेंशियल में नहीं आने चाहिए, लीडरशिप में आने चाहिए। तो सी एंड डी में अपन अगेन जाके क्या देखेंगे कि इनपुट जो प्रोवाइड करे हैं लीडरशिप में है क्या। तो सी में इनपुट जो प्रोवाइड किए हैं लीडरशिप में आते हैं, डी में भी इनपुट प्रोवाइड किए हैं वो लीडरशिप में आ जाते हैं भाई साहब। तो सी एंड ऑप्शन डी सेम है क्या, ये चीज हमको अभी चेक करनी होती है कि यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे। तो डिफरेंस कहाँ पे देखो, मेंबरशिप इसेंशियल, इनपुट्स लीडरशिप, essential indicators and require optional disclosure, essential indicators and require mandatory disclosure। तो essential है तो mandatory disclose करना पड़ेगा, ये चीज आ जाती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है क्योंकि मेंबरशिप को मैंडेटरी डिस्क्लोज करना पड़ेगा बिंग एन इसेंशियल इंडिकेटर, एंड लीडरशिप जो है वो ऑप्शनल डिस्क्लोजर में आ जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर बात आती है अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बात आती है कि स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो क्या कर सकता है। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है तो रिसेंट इथिकल डिसीजन के हिसाब से वो BRSR का स्टडी रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर सकता है, बट एडवाइजरी सर्विस दे सकता है। तो हमारे नोट्स में अगर तुम जाते हो, रिसेंट डिसीजन में पढ़ते हो, एक परमिसेबल एक्टिविटी है, नीचे नॉट परमिसेबल एक्टिविटी है। तो परमिसेबल एक्टिविटी वाला फर्स्ट पॉइंट क्या है, एडवाइजरी, और वो दे सकता है। और नॉट परमिसेबल वाला फर्स्ट पॉइंट क्या है कि स्टडी रिपोर्ट प्रिपेयर नहीं कर सकता है। तो BRSR स्टडी रिपोर्ट नॉट परमिसिबल एंड एडवाइजरी वो जो है एश्योरेंस वो परमिसिबल हो जाता है। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। एक बार इसको जाके चेक कर लेना, मेरे हिसाब से करेक्ट है। और कुछ मैंने देखा नहीं कि ऑडिटर वगैरह उधर कुछ दिया है क्या केस स्टडी में अच्छे से, तो एक बार उसको चेक कर लेना, बट मेरे हिसाब से ये सही है। फिर बात आती है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वाला केस था। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में तुमको पूछा है कि इनएप्रोप्रिएट जो है MCQ कौन सा है, मतलब बस MCQ पढ़ना था और देखना था कि इसमें इनएप्रोप्रिएट वाला चीज क्या है इसमें। ठीक है, तो मैं पहले MCQ पढ़ता कि ऑडिट में इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन एंड बैलेंसेस मेजर रोल प्ले करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे हैव मटेरियल इंपैक्ट ऑन ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है कि हर इंडिविजुअल अपन ट्रांजेक्शन थोड़ी चेक करते हैं। मटेरियलिटी के ऊपर ऐसे हमने क्यों पढ़ा है भाई साहब, मटेरियलिटी है तो अपन जाएंगे ना, घुसेंगे, नहीं तो हम कुछ चीजें तो ऐसे ही छोड़ देते। तो ये जो चीज है ना, ये तो इनअप्रोप्रिएट में आ जाता है, मतलब इन्होंने जो बोला है वो तो सही नहीं बोला है। तो ऑप्शन ये करेक्ट है, आगे जाने की कोई बात ही नहीं है। फिर ये कैलकुलेशन वाला कुछ सीन दिया था उन्होंने। कैलकुलेशन क्या दिया है भाई साहब, 80% ओन करता है, मार्कअप है तुम्हारा 25% ऑन कॉस्ट। तो 25% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब क्या हो जाता है 20% ऑन प्राइस। सर बचपन में पढ़ा था, फाउंडेशन में कब पढ़ा था पता होगा। 20% ऑन तुम्हारा क्या हो जाता है, प्राइस के ऊपर आ जाता है। वो अनसोल्ड है इन्वेंट्री में 40%, तो 40% गुड्स जो है उसका जो
अमाउंट है उसमें से तुम्हारा क्या आ जाता है 20% तुम्हारा इसके ऊपर आ जाएगा, तो 40% का 20% 8% हो जाता है। टैक्स रेट दिया है 30%। एंड कस्टमर रिसीवेबल थे वो इंसॉल्वेंट हो गए, ऐसे उन्होंने बात करी है। अच्छा एक मिनट, मुझे ये भी दिखा अभी, क्योंकि VGHL ओन करता है 80% ऑफ NSPL और NSPL में 25% है और वो मार्कअप है कॉस्ट के ऊपर। एंड एट द एंड ऑफ 40% दिस गुड्स रिमेन अनसोल्ड। तो गुड्स का जो कॉस्ट है, अगर वो कॉस्ट के ऊपर है तो 25% का उसका मार्कअप देखेंगे और उसमें 80% अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो भी 8% आएगा। तो 8% तो दोनों तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो 8% वाली चीज देखेंगे, बोलो 10% का कोई संबंध नहीं है दोस्त। 40% का भी कोई संबंध नहीं है दोस्त। तो 8% का जो आ जाता है वो करेक्ट हो जाता है। 25% का भी कुछ नहीं है, इन्वेंट्री वैल्यू के 25% नहीं है। बात आ जाती है कि डेफर्ड टैक्स जो है वो तुमको करना पड़ेगा, तो रिक्वायर वाला ऑप्शन आ जाता है। एंड जो इंसॉल्वेंसी वाला चीज था वो एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि 30 तारीख को नहीं, 30 तारीख का वाला दूसरा था। तो हाँ ठीक है, बर उसमें तो कोई, हाँ 30 तारीख करेक्ट है। फायर इंसिडेंट 30 तारीख को उसकी फैक्ट्री में हुआ, इंसॉल्वेंट हुआ, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है जो भी है, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। फिर बात करेंगे सेकंड लास्ट ऑप्शन। सेकंड लास्ट ऑप्शन में बहुत कुछ दिया है, मोटा मोटी केस स्टडी में हमको देखने की बात यह है कि ऐसा है कि इसमें क्या दिया है देखो, 180 दिन से ज़्यादा हो गए। 1 सितंबर का 2023 में किया था एग्रीमेंट वगैरह जो भी उन्होंने किया था, लिमिट सैंक्शन किया था। 25 में उसको रिन्यूअल आना चाहिए था। सितंबर के बाद में 180 दिन 31 मार्च को हो चुके हैं, तो 180 दिन में उन्होंने क्या नहीं किया है, रिन्यू नहीं किया है, तो अकाउंट इरेगुलर बन जाता है वगैरह वगैरह की चीज़ आ जाती है। लेकिन उन्होंने साथ में ये इन्फॉर्मेशन दिया है कि हेल्दी है। हेल्दी है क्योंकि कहाँ पे था, यहाँ पे देखो, इंटरेस्ट प्रॉम्प्टली सर्व हुआ है, अकाउंट के साथ में हाई टर्नओवर है एंड ड्राइंग पावर के अंदर ही सब कुछ है, सारी चीजें सही है। तो दिक्कत क्या हुई थी, सामने वाली कंपनी का ऑडिट रिपोर्ट हमको नहीं आया था, क्योंकि सामने वाली कंपनी का ऑडिटर की डेथ हुई थी, तो उसका डिले हुआ था। तो जब भी उसको 10 तारीख को ऑडिट रिपोर्ट आ जाता है तो 12 तारीख को अपन ने रिन्यू को सैंक्शन किया है। तो अपन क्या करते हैं, इसको एडजस्टिंग इवेंट मानना है कि नहीं मानना है इसके ऊपर आता है, बट दिल पे हाथ रख के बोलो कि क्या चीज है ये, स्टैंडर्ड एसेट है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। तो समझ में आ जाता है कि परफॉर्मिंग एसेट है, तो स्टैंडर्ड में क्लासिफाई हो जाएगी, बस इतनी सी बात है। अगर ये S4 में दिमाग नहीं लगता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, स्टैंडर्ड में कवर हो जाएगी। अब एक बात आती है सर, आखिरी वाला MCQ आ जाता है। आखिरी वाला MCQ बात करता है तुम्हारा पब्लिक अकाउंट कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, फाइनेंशियल कमेटी या एस्टिमेट कमेटी के बारे में बात करता है। तो बोलो सर PSU ऑडिट में क्या दिक्कत है, क्या हुआ है सर, कमेटी है कुछ तो, कोई तो कमेटी है, पब्लिक एंटरप्राइज है मतलब PSU है। तो पूछा क्या है कि फंड्स वर अप्रूव्ड टू प्रोक्योर मेडिकल इक्विपमेंट फॉर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। Audit reports show that 30% of equipment remains unsold due to lack of trained staff. Which committee can bring to the notice of the house that particular policy is not leading to desired result or leading to waste? सर अपने नोट्स में अगर आप जाते हो तो अपने नोट्स में ऐसे 3 कमेटी साथ साथ में अपन पढ़ते हैं। 3 कमेटी पढ़ने के बाद में नीचे मैंने 2 लाइन लिखी है, उसमें से एक है एस्टिमेट कमेटी। और एस्टिमेट कमेटी में मैंने ये साफ साफ लिखा है मॉडल से लेकर कि भाई साहब अगर कोई पॉलिसी नॉट लीडिंग टू डिजायर रिजल्ट और लीडिंग टू वेस्ट है तो कमिटी, एस्टिमेट कमेटी का काम है कि उसको हाउस के ऊपर लेकर आना। तो सर मॉडल के हिसाब से एस्टिमेट कमेटी का आंसर हो जाएगा, बात खत्म है सर। बच्चे बोल रहे कि ये कोपो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे पब्लिक सेक्टर है, पैक आ जाएगा, पैक आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लिखा है, पैक आ जाता है गवर्नमेंट के केस में, कोपो आ जाता है PSU के केस में, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें अलग चीज़ आ जाती है। सिंपल चीज़ आती है कि अपन ने पढ़ा है, MCQ में दिया है, ICI ने बोला है, अपने नोट्स में है, ICI के नोट्स में है, एस्टिमेट कमेटी का आंसर है और आपने टिक किया है तो अच्छी बात है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो यहाँ पे हमारे MCQ आंसर खत्म हो जाते, अपन फिर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।